नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं ऑनलाइन दवाई क्या दिक्कत है भाई। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई कोई नई नहीं है। जब वक्त वक्त पर ई फार्मेसी यानी कि जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी और चीज की, जब आप ऑनलाइन दवाएं मंगाते हैं तो उसे आप ई फार्मेसी कहते हैं और उस पर सवाल फिर से उठा है। और क्यों ऐसा मौका आया है, क्या हुआ है आखिर कि ई फार्मेसी को लेकर फिर सवाल जवाब हो रहे हैं, फिर आपत्तियां आ रही हैं और इस बार तो मामला थोड़ा और ज़्यादा गंभीर लग रहा है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस पर वक्त वक्त पे आपत्ति होती रही है, इसके मॉडल पे आपत्ति उठाई जाती रही है, लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें तो कुछ खास बुरा नहीं लगता कि आपके घर पर दवाई आ जाती है, डिस्काउंटेड रेट पर भी आती है, ओरिजिनल भी होती है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कतें हैं तो चलिए क्यों उठाइए ताज़ा मामला, इस पर डिटेल बातचीत होगी। और आज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन फिर ये मुकाबला देखने को मिलेगा। एक नज़र डालते हैं कि हुआ क्या है, क्यों ये बात फिर एक बार तूल पकड़ गई है। तो बंद होगी ई फार्मेसी, ये बड़ा सवाल है। क्यों उठा के आया है ये ई फार्मेसी बंद करने पर विचार कर रहा है, कौन कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय में मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है, लेकिन इसका मतलब आप इसे कन्फर्म भी मांगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है जिसमें ई फार्मेसी के धंधे पर थोड़ा तेज एक्शन या बड़ा एक्शन लेने की बात है कि मौजूदा व्यवस्था में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मंथन किया गया है। डिस्काउंट्स हैवी दिए जा रहे हैं, उससे हो रहा है कि ऑफलाइन जो मतलब एक ब्रिक एंड मोर्टार यानी कि जो फिजिकल दुकानें हैं उन पे संकट की बात है। एक और जो एंगल निकाला वो ये है कि मरीज का डेटा प्राइवेसी की चिंता है कि आप जो दवाइयां मंगाते हैं वो डेटा कंपनियों के पास जमा होता है, उन्हें पता है कि आप कौन कौन सी दवाइयां कब कब मंगा रहे हैं और उससे प्राइवेसी का हनन होता है। ये बात निकल कर आई है। तो ये सवाल फिर से उठे हैं और मैं आपको बताऊं कि करीब छोटे बड़े 20 ऑनलाइन ई रिटेलर्स को एक नोटिस भी भेजा गया था कुछ समय पहले। थोड़े समय पहले की बात है, कंपनी अपना आईपीओ निकालने जा रही थी, तब थोड़ा हल्ला मचा, उसके बाद नोटिस गए और बहुत कुछ इस पे लगातार होता रहा है। आपको याद भी होगा कि पहले कोर्ट में भी बातचीत गई थी, एक कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, दूसरे ने उसको फिर हटा दिया। तो जो ई फार्मेसीज हैं ये शुरू से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के घेरे में रही हैं। तो थोड़ा आज इसी पे चर्चा करते हैं कि ये सही है या गलत है और कंज्यूमर के लिहाज से क्या प्रॉपर होना चाहिए इसमें, और क्या ये वाकई किसी तरह की खतरे के घंटी को बजाता है। तो हमारे साथ हैं आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा, वजीर एडवाइजर्स के एमडी हरमिंदर साहनी साहब जो कि ऑनलाइन रिटेल पर काफ़ी गहरी समझ और ज्ञान रखते हैं, और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि जो मंत्रालय में बहुत कुछ मंथन हो रहा है उसके पीछे ये भी है कि भाई जो टोटल जो ऑफलाइन ड्रग रिटेलर्स हैं उनका बहुत दबाव है, वो वक्त वक्त पे अपनी शिकायत लेकर जाते रहे। क्या आपत्ति है इसे? देखिए, एक कंज्यूमर के एंगल से तो कुछ भी इसमें ज़्यादा गलत नहीं दिखता कि भाई आपको, जैसा मैंने कहा, घर बैठे दवाई मिलती है, सस्ती भी मिलती है, काउंटर फिटिंग की कम गुंजाइश रहती है या कहूँ ना के बराबर रहती है, तो कंज्यूमर के लिहाज से तो ठीक है। लेकिन आप लोगों की आपत्ति क्या है? देखिए, बहुत अच्छा किया आपने जो आज यहाँ हमको बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। जब देश में 2015 की बात करें तब भी और आज भी, तब से लेके आज तक जब जब ये ई फार्मेसी का मुद्दा चला है या कोई बात चली है, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अपने सारे देश के सारे केमिस्टों को, जो कि आज की डेट में 12,40,000 केमिस्टों हैं, उनके लिए, साथ में देश की जनता के हित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाया है। जब अगस्त 2018 में ये इसका बिल आया था और बिल पर सजेशन मांगे गए थे, हमने अपने सुझाव दिए। उसके बाद में गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम लाई, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी घोषणा किया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के परिवर्तन की बात आई, उसमें अपने सारे सुझाव दिए। एआईओसीडी या उसके मेंबर कभी भी आज तक किसी भी डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये डिजिटलाइजेशन मरीजों के हित में होना चाहिए, उनकी डाटा की सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, साथ में पिडिट्री प्राइसेस के ये जो झमेला है आज दवाओं पे, जैसा आपको मालूम है, देश को मालूम है, एनपीपीए 8 और 16% मूल्य निर्धारण करता है, मार्जिन निर्धारण करता है रिटेलर और होलसेलर के लिए। जब
8 और 16% मूल्य निर्धारित करता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, ये लोग उसमें 30-30% का अगर डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी यह मालूम पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ है। ताकि ये, क्योंकि अपनी कैपिटल बन करके आज मेरा छोटा छोटा दुकानदार जो गांव के कोने कोने में है, देश में कोने कोने में दवा की उपलब्धता करा रहा है, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की बिक्री करता है। जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है वहां वो अपनी दवा की दुकान चला के और वहां के मरीजों की सेवा कर रहा है। 2,000 रुपए की बिक्री पे उसको मुश्किल 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया अगर कमाई करता है तो उसको भी कमाने का हक है। अगर वही 35% कंपनियां ये अपने पास से अपनी कैपिटल बंद करके या फॉरेन फंडिंग बंद करके अगर ये पीडीटी प्राइजेस के साथ में अगर माल बेचेंगी तो निश्चित रूप से ये सबके लिए होगा। आपने देखा होगा भी, आपने बात किया कि लोगों को दवाइयां अच्छी मिलती हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके गोडाउन पे छापा पड़ा था, उसमें ट्रामाडोल, कोरेक्ट और पता नहीं क्या क्या दवाइयां, बहुत बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनी है देश की, उसके गोडाउन पे छापा मार के वो दवाएं पकड़ी गई थी जो नशे की प्रवृत्ति में डालती है। आज मरीज का अगर डाटा होगा, किसी के घर में कोई बात होगी, और वो जरूरी नहीं है कि सब डाटा सिक्योरिटी हो। आज 4 एजेंसियां या 5 एजेंसियां अगर धंधा करेंगी तो आज इतने देश के सारे लोगों का डाटा इन 4-5 लोगों के पास होगा। हमारा कतई ये कहना नहीं है हम डिजिटलाइजेशन के खिलाफ जी जी, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आई। हरमिंदर साहब, अब ये एक तरफ तो साउंड कर रही जो टिपिकल ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई है, मतलब बस नाम ई फार्मेसी का हो गया है, लेकिन मुद्दे मोटे मोटे वही हैं जो हम किसी भी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में देखते हैं कि जो रिटेलर्स हैं उनको उनके धंधे पर चोट है। प्राइवेसी की बात भी आ जाती है कि डेटा बहुत सारा एक ही जगह पे 2-4 कंपनियों के पास चला जाएगा। तो ये क्या एक टिपिकल वही चीज़ है जो हम यहाँ पे रेप्लिकेट होते देख रहे हैं, या जब दवाइयों का मामला आ रहा है तो थोड़ी सी बात अलग है? नहीं, आपका कहना ठीक है, बात सेम ही है, क्योंकि दवाइयां है या खाने पीने का सामान है या आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं और आप कौन सी मूवीज देखते हैं, ये सब चीज प्राइवेसी मैटर है। किसके हाथ में डेटा कैसे मिसयूज किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज हजारों हैं। दवाई एक वैसी ही चीज है, कंजम्पशन आइटम है ये भी, तो इसको डेटा लेके कोई क्या कर सकता है। तो ये बड़ा सवाल है कि डेटा प्राइवेसी का क्या किया जाए, क्योंकि सिर्फ डेटा प्राइवेसी के ऊपर अगर वो करेंगे तो सब कुछ ही बंद कर देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आज की डेट में तो हम सब लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर के लेवल के ऊपर, ये यूएस में भी देखा है, छोड़ी और कहीं जगह देखिए, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है डेटा प्राइवेसी से। इतना ये बड़े लोग बात करते हैं, लेकिन कंज्यूमर तो क्लिक 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 सब चीजों पे एग्री करता है, कुकीज अलाउ करता है और आगे बढ़ता है कि उसको फ्री में चीज मिल रही है, सस्ती मिल रही है, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि भाई कंपटीशन की बात करें, फेयर कंपटीशन की बात करें, वहां कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से यही रहा है कि डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये असली लाइवलीहुड्स का मामला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत तो आती है। तो फिर हमने एफडीआई से थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की, ऑर्गेनाइज रिटेल को कंट्रोल करने की कोशिश की, ई कॉमर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। आई थिंक वही कोशिशें हो सकती हैं। टोटल बैन की बात करें या कहीं की ई फार्मेसीज आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी फॉर वेरियस रीजंस, वो फिर कुछ भी जहां पर ये टेक्नोलॉजी और कैपिटल यूज करके किया जाए तो सब कुछ ही बंद करने पे बात आ जाएगी। तो ये बड़ा की क्वेश्चन है इस हिसाब से, और ये आई थिंक इसकी डिबेट होती है तो वही कोई आंसर निकल के आता है, लेकिन है सेम ही चीज है, चाहे मीडिया कंजम्पशन है, फूड कंजम्पशन है, फार्मेसी कंजम्पशन है। तो और इसमें हरमिंदर साहब एक क्विकली आपका रिप्लाई चाहूंगा कि देखिए इसमें भी जो वैसे तो अभी गिनती के एग्रीगेटर्स ही हैं, तो कुछ तो प्योर एग्रीगेटर ही हैं जो वाकई में किसी मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीद के आपके घर भेज रहे हैं, और कुछ शायद अपने बैकएंड पे भी रख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें हो रही हैं। तो उस केस के अंदर भी अगर आप देखें, ये सारी बात यहाँ नहीं आती है, इसी बात तो कंपटीशन पे सारी आ जाती है, क्योंकि जो पॉइंट लाया गया कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ एक छोटा केमिस्ट जो है वो अपने काम कर रहा है, वहां भी वहां तक जहां पे मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है, वहां नहीं पहुंचे हैं फार्मेसी वाले। इनका भी अपना कुछ देखना है इनको कि भाई कहाँ पे जाके फिजिबिलिटी होती है, नहीं होती है, तो और पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो कंपटीशन तो बड़े शहरों में ही मेन है। कंपटीशन जो जहां भी अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे मेजर कंपटीशन है, वहीं कंजम्पशन ज्यादा है और वहीं पे कंपटीशन ज्यादा है, और छोटे दुकानदार काफी डिपेंडेंट जो है इस व्यापार के ऊपर, उन पे असर डायरेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है इसके ऊपर कि मैं नेट पे खाना शुरू करता हूँ तो केमिस्ट से नहीं मंगाऊंगा, उसकी दुकान की उतनी सेल कम हो जाएगी, लेकिन एज ए कंज्यूमर मेरे लिए प्राइवेसी से ऊपर कन्वीनियंस और प्राइस है। ठीक है, ठीक है।
इस पे मैं डॉक्टर ब्योत्रा की भी राय चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल उठ के आता है, अक्सर कंज्यूमर फोरम पे ये शिकायत उठती भी है और आम कंज्यूमर भी ये महसूस करता है कि जो दवाएं हैं उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी कह रहे थे यहाँ पर सिंघल साहब की वो एक फिक्स मार्जिन है, लेकिन हम ही देखते हैं कि आप लोग जो दवाएं लिखते हैं वो एक रिटेल स्टोर, अगर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के अंदर है तो तय मानिए एमआरपी के ऊपर भी चली जाती है चीजें, एमआरपी पे तो मिलेंगी। आप बाहर निकलेंगे हॉस्पिटल के प्रांगण से तो दवा थोड़ी और सस्ती होगी, और कहीं जाके अगर आप होलसेल मार्केट से ले आएंगे तो इतना बड़ा मार्जिन दिखाई देगा उसके अंदर कि आपको लगेगा कि मैं कितने पैसे दे रहा था। तो दवाओं में ये तो कीमत में खेल होता है। आप तो कहना ठीक है, दवाइयों के बारे में सचमुच ही है। एक्चुअली मेडिसिन जो दवाइयाँ जो हैं ये भी एक बहुत अलग अलग तरह से हैं। एक ऐसा मालिक्यूल जो होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, रिसर्च मालिक्यूल कहते हैं उसको। एक कंपनियां हैं जिन्होंने रिसर्च मालिक्यूल जिन्होंने बनाया होता है, डेफिनेटली महंगी है, लेकिन डेफिनेट मैं एक बार आपको बताता हूँ कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल इल कुछ पेशेंट होते हैं जो सीरियसली इल होते हैं, हॉस्पिटल को हम आईसीयू वगैरह में पेशेंट कहते हैं, तो बहुत सिक होते हैं। उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम, कोई भी डॉक्टर, पेशेंट के रिश्तेदार भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश होती है कि हमारी वो लगती महंगी हैं दवाइयाँ हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक्यूल होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली और किसी को जिन्होंने ओरिजिनल बनाई है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हीं ओरिजिनल मॉलिक्यूल वाली दवाइयों की बात कर रहा हूँ कि सेम ब्रांड सेम कंपोजिशन आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कीमत पे मिलते हैं। जी हाँ, अब ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कई दवाइयाँ जो हैं एमआरपी और जो उनकी एक्चुअली कास्ट होती है डेफिनेटली उसमें 8-10% तो नहीं होता है, उसमें काफ़ी मार्जिन भी होते हैं। मैंने पर्सनली मैं जानता हूँ 20 से लेके 30-40% तक भी होते हैं कुछ दवाइयाँ जिनके मार्जिन होते हैं एक्चुअली। तो ये इसको मैं तो कहूँगा वाई गवर्नमेंट शुड अलो कि ये एमआरपी पे ही हम क्यों नहीं ध्यान देते। हम एक तरफ तो कहते हैं कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा साल हमारी ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एमआरपी और लोगों को जो कंज्यूमर को मिलता है उसमें इतना डिफरेंस क्यों होना चाहिए। मैं आई जस्ट वांट मैं जी, तो यही सवाल मैं लेके जाता हूँ। सिंघल साहब, डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं और ये एक अनुभव है कॉमन, ये हर दूसरे व्यक्ति का अनुभव निकल जाएगा जहां पर उनको खुद को महसूस होता है डे टू डे लाइफ में। चलिए छोटी मोटी सिर दर्द सर्दी बुखार की गोलियां नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देश के अंदर जिनको बड़ा मेडिकल खर्च करना पड़ता है, वहां पर तो उनकी दवाइयों की जो खर्चे हैं उसमें इतना बड़ा अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो 40-40, 50-50% तक की डिफरेंस होती है उसमें। नहीं, देखिए जहाँ तक मार्जिन की बात है, हमने ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने सरकार को भी लिख के दिया है कि आप जो भी देश में सारे मॉलिक्यूल चाहे वो कंट्रोल कैटेगरी के हों या डी कंट्रोल कैटेगरी के हों, सब पे आप मार्जिन फिक्स कर दें। कंट्रोल कैटेगरी पे शासन का प्रभाव है, आपको भी मालूम है, समय समय पर एनपीपीए रेट निर्धारित करता है और उसमें 8 और 16% मार्जिन मिलता है। मैं कह रहा हूँ वो आप प्रूफ चेक कर सकते हैं कि होलसेलर को 8% और रिटेलर को 16% मिलता है। जहां तक बात डी कंट्रोल कैटेगरी की है, डी कंट्रोल कैटेगरी में कई जगह मार्जिन होता है, निश्चित रूप से मार्जिन होता है, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है। आप दुनिया भर में जाएंगे, पूरे भारत में जाएंगे, कहीं कहीं 10% का 8% के आपको साइन बोर्ड मिल जाएंगे, वो लेस करके बेचता है। तो आज जो 10 और 20% का मार्जिन डी कंट्रोल कैटेगरी ह्यूमन कंपनियों का माल, जेनेरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेरिक का परसेंटेज देश में 7-8% है, जो डॉक्टर साहब ने बोला या हमारे दूसरे वक्ता ने बोला, वजीर एजेंसी से उन्होंने बोला। तो आज जेनरिक में मार्जिन अधिक हो सकता है, लेकिन आज ब्रांडेड में मार्जिन जो निर्धारित है, जो कंपनियां हमारे होलसेलर को रिटेलर को मार्जिन देती हैं, वो 10 और 20% ही ब्रांडेड में माल हमें मिलता है। जेनेरिक की बात अलग है। हमने तो सरकार को जेनेरिक जन औषधि के माध्यम से भी सेवाएं करने के लिए सरकार को निवेदन किया था कि हमारे सारे स्टोर पे भी जन औषधि लगाएं, ताकि हम लोग उन देश के नागरिकों की सेवा जन औषधि के दवाओं से भी कर सके। ऐसा निवेदन भी हमने किया और सरकार को यह भी बोला है
कि आप सारी दवाओं को अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी हमारा मार्जिन फिक्स कर दें 35% रिटेलर को, जो डी कंट्रोल कैटेगरी के अलावा जो दवाएं उन पे, और 15% होलसेलर को। वी विल बी हैप्पी इन दैट। तो हमें मार्जिन का कोई नहीं है। सरकार जिस दाम पे एमआरपी पे दवा हमसे बिकवाएगी, हमें नेट 10 और 20% मार्जिन के अलावा हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे देश के किसी भी केमिस्ट। चलिए ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर मान लीजिए इस तरह की आप कह रहे हैं कि हम आपको कोई दिक्कत नहीं है और उतनी ही तो छूट वहां मिल रही, कोई बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है ऑनलाइन दवाओं के, उसमें भी क्या आपको इतना फर्क पड़ जा रहा है? बस ये होता है कि आपके घर पे डिलीवर हो रहा है और प्रिस्क्रिप्शन तो वो भी लेते हैं। जो पहले एक शिकायत थी कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेच रहे हैं, वो तो अब सब लोग लेने लग गए हैं। तो क्या ये बाकी जगह जैसा हुआ है कि धीरे धीरे आप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं? अभी पहले यही शिकायत होती थी किराना स्टोर वालों की, लेकिन अब उन्होंने शिकायत करना बंद करके अपने स्टैंडर्ड ऊपर कर लिए। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद कुछ प्रैक्टिकल सवाल यही उठाएंगे कि क्या ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कंज्यूमर के लिहाज से गलत तो नहीं हो जाएगा कि बंद हो जाए, या फिर इसमें क्या और किया जा सकता है जिसमें दोनों के लिए सिचुएशन अच्छी रहे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइसजेट के बारे में। दरअसल स्पाइसजेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइसजेट के नाम से। स्पाइसजेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइसजेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइसजेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया आईपीओ उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों का रफली 60% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टीसीएस रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर भी आते रहेंगे। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज की बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से। ऑनलाइन दवाई क्या दिक्कत है भाई? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर हो रही बहस, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही कि जो ऑनलाइन फार्मेसी है उसके ऊपर अब कड़ा कुछ कदम उठाया जा सकता है, उनको शायद बंद करने की भी बातें हो जाएं, इस तरह की बातें मंत्रणा चल रही है।
मिनिस्ट्री के अंदर के सोर्सेज हमें ये बताते हैं और उसी पे हो रही है बातचीत यहाँ पर कि क्या ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का झगड़ा किस तरफ है और इसमें फिर कंज्यूमर के हित कहाँ। और आगे बढ़ूं उससे पहले एक फैक्ट आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया में वन ऑफ द मैक्सिमम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जहां तक इलाज की बात है, करीब 50% से लेकर 80% तक का पैसा आप खुद अपनी जेब से देते हैं, क्योंकि बीमा अभी भी बहुत कम है और कुछ 2100 रुपए के आसपास पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है दवाइयों पर, जिसमें से टोटल आपके इलाज पर जिसमें 70% दवाइयों में जाता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। हरमिंदर साहब, अब देखिए ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में अगेन, क्योंकि मेरा तो यहाँ सारा जो है वो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, कंज्यूमर से जुड़ा हुआ मामला है। अब हुआ ये है कि जब से ऑनलाइन दुकानें आई हैं तब से हमारे पास का मेडिकल स्टोर, छोटे शहरों में शायद ये प्रैक्टिस प्रिवेलिंग थी, लेकिन बड़े शहरों में तो आप दवाई लेने जाइए, आपको 2 गोली की जरूरत है, पूरा पत्ता लेना पड़ता है, आपको कोई डिस्काउंट 1 पैसे का नहीं मिलता है। लेकिन अब वो डिस्काउंट भी देते हैं और आपको अगर 3 गोली या 2 गोली चाहिए तो कैंची से काट के भी देते हैं, जो दूसरे शहरों में मैंने प्रैक्टिस देखी, लेकिन मेट्रोज में नहीं थी। तो इसमें तो देखा जाए तो कंज्यूमर के लिए एक अच्छी चीज हुई है, और फिर उसे लगेगा तो वो अपने पास की दुकान से लेगा, उसे लगेगा तो वो ऑनलाइन मंगाएगा। नहीं, ये देखिए लॉजिक से जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है कि खुली मार्केट है, कोई भी कुछ कर सकता है, कुछ इलीगल नहीं है। सरकार ने एक एमआरपी का फॉर्मूला निकाला कंज्यूमर को बचाने के लिए कि एमआरपी लिखा है, इसके ऊपर आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता। अभी बात हो रही है कि मिनिमम रिटेल प्राइस भी डिसाइड कर दे सरकार कि इससे नीचे नहीं बेच सकते आप, मार्जिन भी सरकार डिसाइड कर देगी इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो ये फिर तो वो मार्केट वाली बात ही नहीं रही ना कि भाई मेरे को कम मार्जिन में मेरा चलता है, राइट। मैं घर डिलीवरी कर सकता, भाई एक छोटा केमिस्ट है मेरे यहाँ पर, उसके पास खुद ही बैठा है, खुद ही काम कर रहा है, खुद ही बेच रहा है, वर्सेस एक केमिस्ट है जिसने 2 लड़के रखे हैं जो भाग के दवाई देके आ जाते हैं घर में। अभी क्या बोले, उस पर बैन लगा देंगे, ये लड़के नहीं रखेगा क्योंकि साथ वाले का काम कम होता है उससे। तो इसका लॉजिक से आंसर ढूंढना तो बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो एक और सवाल, आपने कहा कि लीगैलिटी, थोड़ी लीगैलिटीज को लेकर भी इशू है, मतलब ये धंधा यहां तक बढ़ गया लेकिन इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी भी आप 45 और 50 वाले जो नियम कानून बने हैं उन्हीं पर इनको सर्वाइव कर रहे हैं। फिर ये भी है कि भाई एक ड्रगिस्ट होता है, वो अपनी दुकान खोलता है तो स्टेट लॉस से चलता है। अब ये तो ऑल इंडिया अपनी दवाई भेजते हैं, तब आपके पास कोई सिंगल लॉ नहीं, तो क्या जरूरत है आप लॉस को वैसे बनाएं या फिर इसी को रोक दें? हाँ भाई, कानून से कुछ अगर कर सकते हैं तो किया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो भाई मैंने कहा ना कि ये लॉजिक से नहीं चलेगा, तो सीधी कॉल लेनी है कि हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन फार्मेसी, नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि इससे लाखों केमिस्ट के रोजगार पे असर पड़ता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम कहें कि हमें ई फार्मेसी नहीं चाहिए, राइट। जैसे हमने एफडीआई को रोका रिटेल में, उसी तरीके से इसको रोकने की बात है। सिर्फ इसी कारण ही रोका ना वहां भी कि छोटे रिटेलर, इंडियन रिटेलर को असर पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर आती है, क्योंकि लॉजिक से चलने लगी, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, मार्जिन फिक्स कर दें, ये सर्विस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इतनी दवाई दे सकते हैं, उतनी नहीं दे सकते हैं, ब्रांडेड पे, अनब्रांडेड पे, वो तो फिर हर चीज मतलब फिर समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी पता चलेगा कैसे। जी डॉक्टर साहब, इस पे आपकी क्या राय है? क्या मरीजों को यह हक है या एक कंज्यूमर को यह हक है कि भाई वो चाहे तो ऑफलाइन से खरीदे, लेकिन अब चूंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं, आपको जिस तरह से बाकी चीजें ऑनलाइन मिलती हैं वो भी ऑनलाइन। हाँ, जहां तक बात रही कि आपके इतने ज्यादा आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप उस पर कैप लगा सकते हैं, आप किसी और 2-4 नियम कानून में उन्हें बांध सकते हैं, लेकिन अगर कोई सुविधा है तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ कि सुविधाएं, बहुत सारे लोग आजकल के जो ओल्ड, अब तो टाइम आ गया कि लोग अकेले एल्डरली लोग हैं, बहुत सारे लोग, मैं तो एज ए डॉक्टर मैं तो दसों ही लोगों को जानता हूँ, कई सैकड़ों लोग हैं जो मेरे पेशेंट हैं जो ओल्ड हैं, बच्चे, एक बच्चा सब बाहर चले गए हैं, तो उनको लिए सुविधा है, डेफिनेटली सुविधा है, होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि ये, मैं तो इस बात में पक्का करता हूँ कि गवर्नमेंट जे एमआरपी तो गवर्नमेंट ही उस पर रखना चाहिए कि एमआरपी हैज़ टू बी ए डिसीजन। ये गवर्नमेंट अगर उनसे टैक्स लेती है तो एमआरपी की भी, सिर्फ उसके लिए सिर्फ दवाई नहीं, मैं बाकी लोगों चीज़ों पे भी, मैं अब मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ दवाइयों की बात क्यों करते हैं? अब जितनी भी मार्केट में आज चीज़ें हैं, कहीं स्टोर में, बड़े स्टोर में जाते हैं, आप लेते हैं तो उसमें वो हर चीज़ में डिस्काउंट देता है, दुकानों में नहीं मिलता है। यही कारण है दुकानों को, उसका भी हार्म पहुंचता है। तो ये एमआरपी और इसमें कई चीज़ों में बहुत फ़र्क है। देर आई थिंक वी शुड बी, कहीं ना कहीं सीरियस थिंकिंग होनी चाहिए। और ये सुविधा
नहीं उठानी चाहिए, शुड बी क्वाइट ओके। ले एट द सेम टाइम पहले ही मैंने बहुत बोला था पहले कि लोग एक बार दवा ले जाते थे प्रिस्क्रिप्शन और ऑनलाइन मंगवाते रहते। इसमें ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक जो कभी नहीं लेनी चाहिए। कोई नोबडी हैज़ एनी बिजनेस के लोगों को एंटीबायोटिक खाते खाते रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आने वाले टाइम में बहुत सारी दवाइयों का रेजिस्टेंस हो रहा था, काम करना बंद कर देती, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस जो होना शुरू हो गया। अभी डेफिनेटली ऐसी चीजों पे तो ऐसी चीजों के लिए तो नियम बनना चाहिए एट लास्ट। सिंगल साहब क्विकली, सुविधाएं आपने शुरू में कहा कि आप डिजिटल के विरोधी नहीं हैं, तो क्या ये डिस्काउंट वगैरह, क्योंकि हमने देखा पहले ऑनलाइन में भी ऐसा था लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नियम कायदे बनाए और चीजों को स्ट्रीमलाइन किया, अगर वो स्ट्रीमलाइनिंग यहां होती है आप उसके पक्षधर हैं, आप चाहते हैं ये टोटली बंद हो? देखिए, हमने सरकार को लिखा है कि सरकार अपना क्लाउड बनाए, सारे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टरों देश में जो भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनका ई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो मरीज चाहे उसको ई प्रिस्क्रिप्शन मिले, और वो जो हमारी जो पिन कोड टेरिटरी है हमारे सारे केमिस्टों की, उस पिन कोड टेरिटरी में गवर्नमेंट के क्लाउड से वो पर्चा दिखना चाहिए। अगर मरीज चाहे फिर पर्चा दिखे और एक बार दिखने के बाद में वो पर्चा क्लोज हो जाए, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बोला AMR का खतरा देश में बहुत ज्यादा है, नशे की प्रवृत्ति का खतरा बहुत ज्यादा है, ऐसी दवाएं का विक्रय नहीं होना जी, लेकिन कुल मिला के आप क्या ऑनलाइन के खिलाफ हैं? आप चाहते हैं कि उसमें थोड़े नियम कायदे कानून आए? नहीं, हम ऑनलाइन के खिलाफ तो हैं, लेकिन साथ में हमने गवर्नमेंट को सजेशन में लिखा है डिजिटल डॉक्टरों का, केमिस्टों का और सबका रजिस्ट्रेशन होके अगर डिजिटलाइजेशन पर्चा निकलता है, डिजिटलाइज ई प्रिस्क्रिप्शन निकलता है डॉक्टरों के ई आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन के साथ में, तो हमें कतई आपत्ति नहीं है। और ये है कि जो आपसे ही चीजें ले रहे हैं, यानी कि जो सिर्फ एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। सर, देश में कोई कानून नहीं है, एग्रीगेटर का काम कर कैसे सकता है कोई भी? मैं कैसे मैं कह रहा हूं उसको कानून की, क्योंकि कानून की तैयारी हो रही है, कानून की भी तैयारी हो रही है, लेकिन आप इस चीज को पूरी तरीके से बंद कर दें। ठीक है, आपकी भी बात है कि भाई इतने सारे जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, उनकी भी चीजें चलनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें एग्रीगेटर मॉडल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 12,40,000 नहीं है, हमारे 5-5 परिजन है, 60 लाख लोग हमारे यहाँ 5-5 कर्मचारी काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए 3.5 करोड़ लोग। ये 4 करोड़ जनता का सवाल है, केवल 4 एग्रीगेटर का सवाल नहीं, लेकिन उसके ऊपर मेरा यह भी रहेगा कि देश की 140 करोड़ की आबादी का भी सवाल है, जहां पर वाकई मैंने जो थोड़ी देर पहले डेटा दिया कि उसको कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है दवाइयां खरीदने पर और इलाज पर, तो वो चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि जहां उसको डिस्काउंट बेहतर मिलेगा, जहां दवाइयां बेहतर मिलेगी, जहां सुविधा बेहतर मिलेगी, वो उसका भी हक बनता है। और देश में तो वैसे भी हम डिजिटाइजेशन के दौर में, खैर ये लंबी बहस है, और एक बार इस पर बैठेंगे, देखते हैं कि सरकार इस पे किस तरह के रेगुलेशन लेकर आती है। विन विन सिचुएशन जरूर, और हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि किसी का भी धंधा खराब हो, सबके धंधे चले। और हम देख रहे हैं दूसरी चीजों में कि हर कोई सरवाइव कर रहा है, ब्रिक एंड मोर्टार भी कर रहा है और ऑनलाइन भी कर रहा है, उसी तरह शायद इसमें भी होता हुआ दिखाई देगा। और ये थोड़ा और एसेंशियल है क्योंकि यहां बात दवाओं की आती है जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। फिलहाल आज आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आगे फिर बैठेंगे और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।